नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देश एक ही सवाल पूछ रहा है, जून जुलाई में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे या फिर घटने शुरू हो जाएंगे? कोरोना की तूफानी रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगेगा? कोरोना वायरस का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मोदी सरकार के पास क्या योजना है? आज यही सुलगते सवाल हम पूछेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। स्वागत है सर आपका न्यूज 24 पर। पहला सवाल, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा सर, इस समय देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? कोरोना के संदर्भ में हमारे देश में दिन प्रतिदिन हमारी स्थिति बेहतर होती जा रही है और मैंने अपने पिछले कई इंटरव्यूज में ये लगातार कहा है कि 15 मई तक आते आते हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर होती जाएगी, जबकि मई के महीने में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो भारत में विदेश से भी आए और हमारे भारत में भी कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि शायद हमारे केसेस की संख्या मिलियंस में हो जाएगी। आज हमारे देश में हमारे केसेस की संख्या जो है वो दुनिया में छोटे छोटे देशों की जो संख्या है उससे भी बहुत कम है। और अगर आप आज की बात करें तो मैं जब विश्लेषण करता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि 14 देश में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां 24 घंटे में कोई भी केस नहीं आया। 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पिछले शुरुआती दौर से लेकर आज तक कभी भी कोई केस नहीं आया। और पिछले 7 से 14 दिनों के बीच में करीब 32 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कोई केस नहीं आया। इसी तरह से 14 से 21 दिन के बीच में 9 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस नहीं आया। 21 से 28 दिनों के बीच में जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस नहीं आया और लगभग 41 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में ऐसे हैं जहां 28 दिन से ऊपर का समय हो गया, कोई केस हमारे देश में नहीं आया। मैं समझता हूं कि अगर पिछले 14 दिन का और भी विश्लेषण मैं करूं और इसको पिछले समय में जो भी हमारे डाटाज उभर कर आ रहे हैं उनसे जब मैं विश्लेषण करके कंपैरिजन करता हूं तो पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट ये 11.1 था। पिछले 7 दिन में हमारा डबलिंग रेट जो है ये 12.5 हो गया। आज जब मैं देख रहा हूँ अपने डाटाज को तो पिछले 3 दिन का हमारा डबलिंग रेट ये 13.9 हो गया है। और देश में बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ की डबलिंग रेट बहुत ज़्यादा है, 40 दिन, 50 दिन, 80 दिन, इस तरीके से भी है। और फिर अगर आप इसको कंपेयर करो कि जब हमारा लॉकडाउन हुआ था उसके पहले हमारा क्या डबलिंग रेट था देश का, वो 3 और 4 के बीच में हमारा डबलिंग रेट था। आज भी जो हमारा जो फैटेलिटी रेट है यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण जो मृत्यु है कष्टदायक, उनकी जो संख्या है अभी भी दुनिया में सबसे कम हमारे यहाँ है, 3.2% है। और हमारा जो रिकवरी रेट है ये हर रोज़ पिछले दिन से बेहतर होता है और आज जो है ये 33.6% है। हमने कहा था कि 31 मई तक हम 1 लाख लोगों को देश में टेस्ट करने की कैपेसिटी विकसित कर लेंगे। आज कितनी तारीख है? अभी 31 मई में काफ़ी समय बाकी है, लेकिन हम 1 लाख की कैपेसिटी अपनी 4-5 दिन पहले विकसित कर चुके हैं। आज हमने देश में 2 मिलियन टेस्ट करने की जो संख्या है उसको पार कर लिया। एक लेबोरेटरी से यात्रा शुरू करके आज 505 लेबोरेटरीज हमारे देश में टेस्टिंग के लिए जो है हमारे पास सुविधा के रूप में उपलब्ध है। कुल मिलाकर किसी भी पैरामीटर पर आप भारत को बाकी दुनिया से कंपेयर करेंगे, बड़े बड़े विकसित देशों से कंपेयर करेंगे, यूरोप के छोटे छोटे देशों से कंपेयर करेंगे, तो हर पैरामीटर पर आपको ये ध्यान में आएगा कि भारत ने सारी दुनिया से बहुत बेहतर किया है और हम आने वाले समय में धीरे धीरे करके अपने देश में कोरोना के ऊपर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। ओके, ऑल राइट।
हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे और मुश्किल समय है, ऐसा समय देश ने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए आपकी सरकार ने सर 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन हम 3 दिन से सुन रहे हैं उसका ब्रेकअप। वित्त मंत्री आती हैं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसका ब्रेकअप देती हैं। उसमें उन्हें हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ नहीं सुना। क्या हेल्थ सेक्टर ऐसा तो नहीं जिसकी इस समय बहुत जरूरत है उसे मजबूत करने की, वो इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, जहां तक अभी कोरोना के आने के बाद का प्रश्न है, तो सारे देश ने और सारी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हेल्थ के प्रति कितना बड़ा कमिटमेंट है और कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के प्रयास किए हैं, किस प्रकार का समर्थन स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है। शायद शुरुआती दौर के अंदर ही 15,000 करोड़ रुपए की उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की, जो हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया कि भाई अगर विपदा बड़ी हो जाती है, तकलीफ ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, तो सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। हमने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू भी और पैसा हमने दिया सारा का सारा। और अभी मुझे पता है कि जो कोविड केयर फंड है उसके माध्यम से भी वो हमारे को मदद कर रहे हैं कई वेंटिलेटर्स की खरीद में, दूसरी चीज़ों में, और बड़े व्यापक पैमाने पर हेल्थ सेक्टर का आने वाले समय में एक्सपेंशन करने के लिए भी हम लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमें उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा सहयोग जो है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में मिलेगा। जहाँ तक आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर को इग्नोर किया गया है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि पुराने समय में हेल्थ सेक्टर को जितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिली, और ऐसे हेल्थ एक्टिविस्ट या ऐसे डॉक्टर या ऐसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र में भी पहले रहा और दिल्ली में भी रहा, मैं कभी उससे संतुष्ट नहीं रहा। लेकिन पिछले 5 वर्ष में मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ओके, ऑल राइट सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पूरा देश ये जानना चाहता है और अब स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ बैठे हैं तो मैं वही पूरे देश का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हमारे देश में कौन कौन सी दवाओं की टेस्टिंग हो रही है सर सरकारी स्तर पर, और कौन सी दवा के अच्छे नतीजे अभी तक आए हैं जिससे लोगों में थोड़ी सी उम्मीद बंधे कि दवा आ रही है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, उसको प्रोफाइलेक्सिस में किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, या जो ज़्यादा रिस्क जिन वर्कर्स के साथ है या जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ है, उनके लिए इस दवा का किस प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बारे में सारी गाइडलाइंस हैं, उस रिसर्च की मॉनिटरिंग है। इसी के साथ साथ जो है हम लोग कुछ जो आयुष की दवाइयों पे भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जो CSIR और आयुष और वो ICMR के सपोर्ट से ये रिसर्च हमारा हो रहा है। दवाइयों के संदर्भ में अगर बात करें तो जो प्रमुख दवाइयां हैं उनके बारे में CSIR भी रिसर्च कर रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं। जो रेमडेसिविर दवा है, इसके संदर्भ में भी बहुत सारे इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर CSIR भी काम कर रहा है। तो साथ में वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के बारे में भी अलग अलग स्थानों पर दवा की जो कंपनियां कई रिसर्च कर रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रहा है। CSIR के वैज्ञानिक और ICMR के वैज्ञानिक ये सब मिलकर बहुत सारे पहलुओं पे काम कर रहे हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे वायरस की काम कर रहे हैं, जिससे कि वायरस का जो आने वाले समय में वायरस को हैंडल करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो हमारे वैज्ञानिक देश के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर और बहुत गहराई और गंभीरता से काम कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप सर आप खुद भी मान रहे हैं ये बात कि हमारे केसेस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऐसे में आपने डिस्चार्ज पॉलिसी में हाल में एक बदलाव किया है, जिसके तहत जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उन लोगों को 14 दिन के बजाय अब 7 दिन तक ही रखने की बात कही गई है। 7 दिन तक ही रखने की बात कही गई है और उनका रिपीट टेस्ट भी नहीं होगा डिस्चार्ज करते समय। क्या ये बड़ा रिस्क नहीं है? देखिए, इतनी बड़ी जो पॉलिसी है कोई भी सरकार कोई कैजुअल तरीके से नहीं बनाती है। बहुत एक्सपर्ट्स ने पूरा इसके ऊपर अध्ययन किया है। जो ICMR ने इतने समय के अंदर 10 दिन 14 दिन में
जो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस की उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले, और इसके साथ साथ जो हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी पहले टेस्ट बेस्ड थी, अब वो सिम्टम बेस्ड या टाइम बेस्ड हो गई है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये कोई भारत ने कोई पहली बार ये कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट किया है। सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो यूरोपियन रीजन है, अमेरिकन रीजन है, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है यूरोप का, अमेरिका का, वहाँ की सारी पॉलिसीज़ को अध्ययन करने के बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें लगभग 10 दिन के बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और खासकर पिछले 3 दिन के अंदर आपको फीवर नहीं है, तो फिर आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको छुट्टी किया जाती है, और छुट्टी करने पे भी उसके भी 7 दिन के बाद आपको घर जाके क्वारंटाइन होना होता है। इसलिए सब प्रकार की मेडिकल दृष्टि से, टेक्निकल दृष्टि से सावधानियां लेने के बाद इस पॉलिसी को बनाया गया है। और वैसे भी 10 दिन के बाद जो मरीज़ है उसकी एक्सपर्ट्स के अनुसार जो इन्फेक्टिविटी है, एक बार सिम्टम्स डेवलप होने के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। 10 दिन के बाद उसके दूसरे को इन्फेक्ट करने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि वायरस भी जो है उस समय तक पूरी तरह से डेड हो चुका होता है। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर हर्षवर्धन, हिंदुस्तान में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन को अलग कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी दुनिया भर में मानी गई थी। हमारे यहाँ वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, उस पर क्या अपडेट है सर? दवा नहीं तो वैक्सीन ही सही, लोग यही सोच रहे हैं, वैक्सीन ही आ जाए। तो कब तक वैक्सीन आ सकती है इसकी? देखिए, भारत के वैज्ञानिकों पे हमें गर्व है, क्योंकि भारत गिने चुने दुनिया के देशों में से है जिसने वायरस को आइसोलेट भी किया है, और वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी हो रही है। इसमें जहां एक तरफ हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, CSIR के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ICMR के लोग काम कर रहे हैं, NCDC काम कर रहा है। एक ये इसका पक्ष है। दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी भारत में आधा दर्जन से ज़्यादा तो सीरियस कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। और हमें वहाँ पर भी हम हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको सब प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं। उनके लिए जो एक आइडियल जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट कर रहे हैं, उनको क्लियरेंसेस दिलाने के अंदर सब प्रकार से फैसिलिटेट कर रहे हैं चीज़ों को। और दूसरी तरफ पूरे संसार में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से बहुत सारे देश, और उसमें 100 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग जो है काम कर रहे हैं, और वो सब मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं। भारत उन प्रयासों के अंदर भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन जो है कब तक आ जाएगी, क्योंकि वैक्सीन का डेवलपमेंट है, नई ड्रग की डिस्कवरी है, या रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के ऊपर जो रिसर्च है, इस तरह के विषय, ये इफ़ वी आर लकी तो ये इनका समाधान जल्दी भी हो सकता है, और अगर हम लकी नहीं है तो इनके समाधान में देरी भी हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने सुना होगा सर, WHO ने अभी हाल ही में कहा कि हो सकता है ये कोरोना वायरस कभी भी ना मरे, कभी भी खत्म ना हो। अब मुझे उस पर याद आता है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, जो वो कह रहे थे जून जुलाई में हिंदुस्तान में पीक करेगा कोरोना वायरस, यानी कि बाकी देशों से हम अलग नहीं होंगे ऐसा लगता है। क्या अमेरिका, इटली जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे हिंदुस्तान में? मैंने डॉक्टर गुलेरिया के बयान को सिर्फ अखबारों में पढ़ा है, इसके बारे में उनसे कोई मेरी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से भारत पिछले 3-4 महीने से लगातार कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ रहा है, और जिस तरह से अभी साफ नज़र आता है कि हम इस जंग में वायरस के ऊपर काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल को स्थापित करने में सफल हुए हैं, और जिस तरह की हमने सारी तैयारियां की हैं, जिस तरह से हम अपनी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिस तरीके से हमारे को सारे देश में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी
एक छोटे से कंटेनमेंट जोन में भी और उसके आगे नीचे माइक्रो लेवल तक बीमारी कहाँ कहाँ है उसके बारे में पता है। उसको ढूंढने के जिस प्रकार के हम प्रयास कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के जिस प्रकार के हम प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार के नतीजे हमको मिल रहे हैं, उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि भारत इटली कभी नहीं बनेगा। भारत में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जैसी दुनिया के बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग अमेरिका में आई है, ऐसी भारत में कभी नहीं आई। ये बात सुनकर मुझे पता है पूरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री देश के कह रहे हैं अमेरिका और इटली जैसी हालत हिंदुस्तान में कभी नहीं होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत बड़ा विकराल रूप अभी तक उसने हासिल नहीं किया है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या फिर 2-4 और इलाके, इनको देखकर लगता है और मन में सवाल आता है, कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू तो नहीं हो गया है देश में? देखिए, ज्यादा कहीं पे केसेस आने का मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता। कम्युनिटी ट्रांसमिशन उसको कहते हैं जिसमें कि हम जो बीमारी कहीं पर दिखती है उसको हम एट्रीब्यूट ना कर पाएं, उसको हम लिंकअप ना कर पाएं जो बीमारी के ओरिजिनल केसेस से। तो हमने अपने देश में बहुत जितने भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं इसको खोजने के कि क्या हम देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी स्टेज 3 में तो नहीं गए हैं, वो हमने सबके सब टेस्ट करके देखे हैं। अभी तो जो नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हम अपने स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप 250, 300, 400 तक टेस्ट करो सारी के या ILI के, वहाँ पे कई स्टेट्स ने कई हजार टेस्ट कर लिए और वो कई हजार टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। इसलिए और ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं, मैं अपने सब इंटरव्यूज में मुझसे यही बार बार घूम फिर के सवाल लोग पूछते हैं और हर बार मैं इसी तरह से जवाब देता हूँ। इसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आज तक ये माना है कि भारत में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और हम बीमारी पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं और हम अपनी बहुत गहराई से इस संदर्भ में भी सचेत हैं, जागरूक हैं और इसका पूरा ख्याल कर रहे हैं कि हमारे देश में किसी भी कीमत पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने अपने देश को कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जाने से पूरी तरह से बचाया है। ओके डॉक्टर हर्षवर्धन, एक और ऐसी बात कह रहे हैं जिससे लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि देश अभी तक स्टेज 3 में नहीं गया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में नहीं हुआ है। सर, लेकिन एक और चिंता की बात है, आमतौर पर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में देखा गया है कोरोना वायरस से मरने वालों में ज्यादा बुजुर्ग हैं या फिर बीमार लोग जिनको अंडरलाइंग कंडीशंस है, कोमोर्बिडिटी है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं जो युवा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, ये तो सारे दुनिया में भी देखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपने डाटाज में कहा और हमने भी भारत में अभी तक ये देखा कि 80% से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, ये सभी स्टेट्स ने भी हमारे को ये बात शेयर की है, सभी हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी ये बात हमसे शेयर की है कि ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो उन मरीजों में ज़्यादा हो रही हैं जो पहले से किसी न किसी रोग से ग्रसित थे, पीड़ित थे। किसी को हार्ट की कंडीशन थी, किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को जो लंग्स की पहले से बीमारी थी, किसी को किडनी की कोई बीमारी थी, यानी पहले से कोई ना कोई बीमारियां थी या किसी को ओल्ड एज के कारण ही बहुत सारी तकलीफें थी। ऐसे लोग जब बीमार हो गए तो उनका शरीर जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाया, या ऐसे मरीजों को हम समय पर अस्पताल में नहीं लेके गए। इसलिए बार बार हम ये बात कहते हैं कि भाई आप अपने बुजुर्गों का विशेष ख्याल करिए। अगर उनको किसी भी प्रकार का पहले से रोग चल रहा है तो खासकर आजकल, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, उनकी सारी दवाइयां उनको ठीक समय पे मिले, उनके सारे चेकअप्स उनके सही समय पे हों, उनकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उनके हार्ट की जो दवाइयां उनको ठीक से दी जा रही हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जो कोरोना वायरस है उससे दूसरी उम्र के लोग भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो यंग एज में या दूसरे मान लीजिए
कोई थोड़े से केसेस बचपन में कोई प्रभावित हुए हैं, उस तरह के केसेस में हमने जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन किया उसमें यह हुआ कि लापरवाही की गई, समय पे मरीजों को अस्पतालों में नहीं ले जाया गया, सिम्टम होते हुए भी चेक नहीं कराया गया, और जब बीमारी बहुत बढ़ गई तब उनको अस्पतालों में ले जाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे देश में जो मोर्टालिटी रेट तो सिर्फ 3.2% ही है। बाकी दुनिया के मुकाबले तो हमारे देश में मौतें बहुत कम है। ओके, ऑल राइट। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री साफ कह रहे हैं, अगर आप बुजुर्ग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी अगर सिम्टम्स हैं तो समय पर मरीज की टेस्टिंग और उसका अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन, हाल में हमने देखा जब शराब की दुकानें खोली गई, एक के ऊपर एक लोग ऐसे चढ़ रहे थे जैसे उसके बाद कभी शराब मिलेगी ही नहीं, या पता नहीं कब के प्यासे हैं। क्या आपको लगता है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कि अभी शराब की ये दुकानें खोलकर गलत किया गया? देखिए, शराब की दुकानें खुलने के बाद जो दिल्ली की सड़कों पे जो नज़ारे दिखे और उनकी जो तस्वीरें मैंने टेलीविज़न पर देखी, उनको देखकर तो मुझे निश्चित रूप से बहुत निराशा भी हुई थी। और मेरे से उस समय भी जब टेलीविज़न के लोगों ने पूछा तो मैंने कहा था कि ये शायद ठीक नहीं हुआ, और उसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़े या नहीं बढ़े इसका तो विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपना ये व्यक्तिगत विचार पहले भी रखा है कि अगर कुछ समय और हम शराब की दुकानों को खोलने के मामले में इसको देरी करते तो ये शायद ज़्यादा उचित होता, क्योंकि शराब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो और उसको पिए बगैर लोग मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। इसलिए भले ही सरकारों की कुछ भी मजबूरी थी, इसके बारे में उनको और ज्यादा गहराई से विचार करना चाहिए था। ओके, आपने दिल्ली का जिक्र किया सर, तो मुझे आपका हाल का बयान याद आ रहा है जिसमें आपने कहा था दिल्ली में हालत ठीक नहीं है, गंभीर है, इसीलिए फिलहाल छूट नहीं दी जानी चाहिए। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली खोलने का वक्त आ गया है। लॉकडाउन 4 उम्मीद यही है, मतलब संभावना लग रही है कि 18 से शुरू होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए लॉकडाउन 4 में? देखिए, लॉकडाउन को रिलैक्स करने के बारे में गृह मंत्रालय ने बहुत सारे सलाह मशवरे किए, एक्सपर्ट्स के साथ भी किए, और जो विभिन्न सरकार के विभाग हैं उनसे भी बातचीत हुई। जो देश भर में मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री जी अब तक 5 बार सलाह मशवरा कर चुके हैं, और हर बार के सलाह मशवरा में मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रधानमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये छूट दी कि आप अपनी परिस्थिति के अनुरूप फैसले करिए, उसके हिसाब से रिलैक्सेशंस को दीजिए, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे जितनी आप लिमिटेड एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं वो करिए, और अपने हिसाब से आप सारी स्ट्रैटेजी बनाइए। अब जिन स्टेट्स में, मान लीजिए आप दिल्ली का बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की स्थिति तो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले समय में लगातार केसेस भी बहुत आए हैं, बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन के अंदर थे। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मत रहा है कि शायद दिल्ली में ज़्यादा छूट देना और ज़्यादा इलाकों में देना ये कोरोना को कंट्रोल करने की दृष्टि से इतना हितकर नहीं होगा, और उस नाते जो भी अब दिल्ली की सरकार को आगे के लिए भी निर्णय करने हैं वो बहुत सोच समझ के करने चाहिए, एक्सपर्ट्स से काफ़ी सलाह मशवरा करके करने चाहिए, ताकि दिल्ली जो भारत की राजधानी है और जिसके ऊपर सारे दुनिया की भी नज़र होती है, यहाँ पर भारत सरकार भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, यहाँ पे जो मैसेज है यहाँ का वो भी बहुत बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये इसके ऊपर और ज्यादा गंभीरता से चिंतन हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री, आपने न्यूज़ 24 पर बातचीत की। हमारे करोड़ों दर्शकों को आपकी बातें सुनकर जरूर राहत मिली होगी सर, क्योंकि आपने कहा देश में हालात काबू में हैं और आपने ये भी भरोसा दिलाया कि इंडिया कभी भी इटली या अमेरिका नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।